Hello student, class 11th, open your book Accountancy, chapter number 1, Evaluation of Accounting and Basic Accounting Term. And now topic, Basic Accounting Term. Basic accounting term is every language has its own terminology. आपको पता है कि जितनी भी लैंग्वेज दुनिया में यूज़ की जाती है उसके अपने टर्म हैं जिसे उसे यूज़ किया जाता है। तो सिमिलरली अकाउंटिंग आल्सो हैज़ इज ओन यूनिक टर्मिनोलॉजी। इसी तरीके से हमारी अकाउंटेंसी भी अपनी एक यूनिक जो है टर्मिनोलॉजी, उसमें वर्ड्स यूज़ करते हैं विच इज़ पॉपुलरली नोन एज बेसिक अकाउंटिंग टर्म, जिसे हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, यू आर ए अकाउंटिंग जो है स्टूडेंट, तो अकाउंटिंग स्टूडेंट के लिए ये ज़रूरी है कि जो अकाउंटिंग टर्म इसमें यूज़ किए जाते हैं उसको हम अच्छी तरीके से समझ लें। वैसे इसका सबसे अच्छी पॉइंट ये है कि मोस्टली इस वर्ड को हम लोग अपनी लाइफ में हमेशा सुनते आए हैं और अब उसको हम लोग एक मीनिंगफुल जो है लैंग्वेज में उसे हम लोग जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंटिटी। एंटिटी मीन्स ए थिंग दैट हैज़ ए डेफिनिट इंडिविजुअल एक्शन। एंटिटी एक यूनिट है जो अपना अलग एक वजूद रखता है। देयर हैज़ टू टाइप ऑफ एंटिटी, बिजनेस एंटिटी, एंटिटी विच आर फॉर्म फॉर अर्निंग इनकम बाय प्रोवाइडिंग सर्विस एंड सेलिंग गुड्स आर नोन एज बिजनेस एंटिटी। इसका मतलब क्या कह रहा है कि एंटिटी वो एंटिटी जिसको बनाया इसलिए गया है कि हमारा मेन मोटिव जो होगा वो अर्निंग करना होगा और उसके साथ साथ हमें जो है अर्निंग के साथ साथ उन्हें सर्विस प्रोवाइड करेंगे या किसी गुड्स को सेल करेंगे। जैसे सपोज दैट हीरो होंडा एजेंसी, जब हम लोग एक नई बाइक लेते हैं तो क्या करते हैं कि उसको अमाउंट पे करते हैं और वो हमें क्या है बाइक इशू करता है। तो ये क्या हुआ, सेलिंग गुड्स। सर्विस में क्या है कि जब आप जो है उस गाड़ी को वहाँ पे सर्विस के लिए ले जाते हो, वो क्या करता है आपकी एसेट्स को एज यूजुअल क्या करता है उसको बस ठीक करता है और उसके चार्जेस लेता है। तो ये सर्विस एंड सेलिंग गुड्स ये दोनों काम बिजनेस एंटिटी करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल टाटा लिमिटेड, बिरला लिमिटेड, विमल गारमेंट्स, ये भी आपके क्या है बिजनेस एंटिटी है जिनका मेन मोटिव क्या है अर्निंग करना। नॉन बिजनेस एंटिटी, एंटिटी विच आर फॉर्म फॉर सर्विस मोटिव आर नोन एज नॉन प्रॉफिट एंटिटी। यानी नॉन प्रॉफिट एंटिटी विच एंटिटी आर क्या है कि वो एंटिटी जिसका जो है मेन मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना है ना कि अर्निंग करना। तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं मोस्टली सोशल वेलफेयर के लिए कराते हैं, जिसके लिए बहुत मिनिमम चार्जेस लेकर आपको मैक्सिमम जो है फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे गोरखपुर यूनिवर्सिटी एक मिनिमम फ़ीस के थ्रू आपको अच्छी एजुकेशन, हायर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। गवर्नमेंट लाइब्रेरी जिसमें आप जो है वेरियस तरह की बुक्स को एक मंथली चार्जेस या ईयरली चार्ज के थ्रू आप उसे ला के पर आप अपने घरों पे या वहीं पर आप स्टडी कर सकते हैं। नेशनल चैरिटीज़ या जो है चर्चेज़ वगैरह, इन लोगों का यही ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि ये आपको सिर्फ और सिर्फ जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपको मैक्सिमम जो है बेनिफिट मिल सके। सेकंड पॉइंट है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे बिजनेस ए सीरीज ऑफ रेगुलर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एम टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। कह रहा है कि बिजनेस वो है जिसको कंटिन्यूअस ये सीरीज़ में यानी ईयर बाय ईयर हम उसे क्या है करते हैं और उसका मेन मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। अब बिजनेस को और बेटर समझने के लिए बिजनेस को मेनली 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, डिवाइड किया गया। उसमें पहला है मैन्युफैक्चरिंग।
मैन्युफैक्चरिंग में क्या है कि एक मैन्युफैक्चर परचेज ए रॉ मटेरियल और कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। जैसे बेकरी वाला क्या करता है कि रॉ मटेरियल लेता है और उसको फिर वो आपके बिस्किट है, नमकीन है और इन सब चीज़ों में उसे क्या करता है, कन्वर्ट करता है। फिर दूसरा है बी पॉइंट, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में क्या है कि ट्रेडर परचेज गुड्स एट लो प्राइस एंड सेल देम इनटू सेम फॉर्म ऑफ हायर प्राइस। यानी ट्रेडर को कोई ज़्यादा वर्क नहीं करना होता है, वो क्या करता है कि लो प्राइस पर वो कमोडिटी को परचेज करके अपने शॉप पे लाता है, उसमें प्रॉफिट ऐड करके कस्टमर को सेल आउट करता है और जो बीच की डिफरेंस होता है उसे एज ए प्रॉफिट वो अर्न कर लेता है। मोस्टली वो लोग कौन होते हैं, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, ये जो है आपके लोग होते हैं। अब आइए नेक्स्ट, बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शंस में हम लोग देखें, द इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इवेंट दैट रिलेट टू ए बिजनेस एंटिटी इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस। कह रहा है कि जो इकोनॉमिक इवेंट या फाइनेंशियल, जिसे आप कह लें कि वो इवेंट जिसमें मनी जो है वैल्यूएशन हो, दैट रिलेटेड टू बिजनेस एंटिटी, कौन से एंटिटी में, बिजनेस एंटिटी में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन। परचेज सेल ऑफ गुड्स, पेड टू सैलरी एक्सेट्रा। अब यहाँ पर एवरी बिजनेस एक्टिविटी इज़ नॉट अकाउंटिंग एक्टिविटी, यानी जितने भी बिजनेस में एक्टिविटी होते हैं, वर्क होते हैं, वो सारी चीज़ें अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं की जाती। दिस इज़ वाई एवरी एक्टिविटी इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट। वी रिकॉर्ड ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी उसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के वो चीज़ जो अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिसे हम लोग ओनली बिजनेस जो फाइनेंशियल हो, जिसमें उसको हम मनी मेज़र कर सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग प्रोसेस इज द आइडेंटिफाई ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। जित अकाउंटिंग प्रोसेस का सबसे पहला काम है कि वो ये आइडेंटिफाई करना, ये पता लगाना कि पहले कि वो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है या नहीं। फाइनेंशियल इवेंट लाइक, फाइनेंशियल इवेंट क्या होता है जिसे आप अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो, वो है परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। इसमें गुड्स बिजनेस में आएगा परचेज पे और अमाउंट आपके पास से गोज आउट। पेमेंट ऑफ सैलरी, रेंट एक्सेट्रा, या रिसीव ऑफ इंटरेस्ट एंड कमीशन, ये सब आपके जो है ये फाइनेंशियल इवेंट है। फिर आता है नॉन फाइनेंशियल इवेंट। वो कौन से इवेंट हैं जो नॉन फाइनेंशियल, जिन्हें मनी मेजरमेंट नहीं कर सकते, जैसे लेट कमिंग ऑफ द, इसको किसी अमाउंट में इसे वैल्यूएट नहीं कर सकते हैं, या हॉलीडे ऑफ इंडिपेंडेंस डे, या अपॉइंटमेंट ऑफ ए न्यू अकाउंटेंट। इन सब चीज़ों को मनी में, ये मेन वर्क ऑफ जो है बिजनेस है, लेकिन इसका मनी मेजरमेंट ना होने, इसमें अमाउंट में वैल्यूएट ना करने की वजह से इसे हम लोग अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी टर्म एज ट्रांजेक्शन, इसलिए वो ट्रांजेक्शन्स नहीं। फर्दर ट्रांजेक्शन्स कैन बी ग्रुप इन 2 क्लासेस। अब इस ट्रांजेक्शन्स को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। पहला है एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स और दूसरा है इंटरनल ट्रांजेक्शन। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स में क्या है कि कोई भी ट्रांजेक्शन्स के लिए 2 पर्सन 2 पार्टी का होना ज़रूरी है। अब उसमें देखें कि ट्रांजेक्शन विच टेक प्लेस बिटवीन बिजनेस एंड आउटसाइडर ऑफ टर्म इज एक्सटर्नल, यानी जो 2 पर्सन होने हैं या 2 फर्म है या 2 कंपनियां हैं, वो उसमें जो है एक आप खुद होंगे और दूसरा क्या होगा, आउटसाइडर होगा। उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स। सेल परचेज ऑफ गुड्स फॉर एग्जांपल है पेमेंट मेड टू रिसीव फ्रॉम द सप्लायर एंड कस्टमर और रिस्पेक्टिवली एक्सेट्रा और इट्स एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर आपका है ट्रांजैक्शन विच टेक प्लेस बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट
और सेक्टर ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड इंटरनल। इसमें क्या है कि अगर आपकी यूनिट बड़ी है, उसमें जो है आपका स्टोर डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट उस डिपार्टमेंट है और सेलिंग डिपार्टमेंट है, तो अगर स्टोर डिपार्टमेंट से अगर मैन्युफैक्चरिंग में ट्रांसफ़र हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग से कोई ट्रांजैक्शन जो है जो सेल्स डिपार्टमेंट में, तो ये जो है इंटरनल ट्रांजैक्शंस माने जाते हैं। जैसे सप्लाई ऑफ मटेरियल बाय स्टोर डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो ये आपके ही यूनिट में ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कोई ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, तो उसे हम लोग इंटरनल ट्रांजैक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल फीचर ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब स्पेशल फीचर्स में देखें, बिजनेस ट्रांजैक्शन मस्ट बी फाइनेंशियल इन नेचर्स। जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन वो क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल नेचर्स में होने चाहिए। फिर बिजनेस ट्रांजैक्शन मस्ट बी सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डिंग इन द अकाउंट विदाउट नॉट एनी जो है डॉक्यूमेंट। जैसे आप कोई भी ट्रांजैक्शन बुक में तभी रिकॉर्ड कर सकते हैं जब उसका एविडेंस हो कि ये ट्रांजैक्शंस कहाँ पे किए गए। जैसे जस्ट लाइक आप जो है कैश मेमो, इनवॉइस, पे इन स्लिप, यानी जो रसीद होती है जिसे हम लोग, आप नॉर्मल शब्दों में आप मॉल जाते हो, जब कोई परचेजिंग करते हो तो वो आपको कैश रिसीप्ट, जिससे ये प्रूफ होता है कि ये ट्रांजैक्शंस किया गया, तो ये ज़रूरी है। उसी को आप जो है उसके बेस पर आप अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को बुक में रिकॉर्ड करोगे। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, आप देखें, बिजनेस ट्रांजैक्शन मस्ट बी प्रेजेंटेड इन न्यूमेरिकल मॉनेटरी टर्म। जब भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है उसे मनी अमाउंट में, ना कि वेट में। यानी ये कभी नहीं, आप जब भी मॉल या कहीं से परचेजिंग करते हैं तो आप क्या कहते हैं, कहते हैं कि मैंने 2000 की परचेजिंग की, ना कि आपने कहा कि कितनी पीस हमने परचेज़ किया। जो बिल वाउचर होगा वो किस अमाउंट में होता है, न्यूमेरिकल टर्म में होता है, और उसी को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन मस्ट कॉज एन इफेक्ट ऑन एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। यानी दुनिया में जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं उनका इम्पैक्ट इन 5 चीज़ों में आपको किसी न किसी पर इफेक्ट होना है। या तो वो आपकी एसेट्स को इंक्रीज डिक्रीज करेगा, लायबिलिटीज़ को होगा, कैपिटल है, रेवेन्यू है, एक्सपेंसेस है। इसको और बेटर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर पर। फिर इसके बाद डिफरेंस बिटवीन इवेंट एंड ट्रांजैक्शंस। अब देखें इवेंट और ट्रांजैक्शंस, इसमें डिफरेंस क्या है। तो इवेंट कैन बी टर्म एज ए हैपनिंग, एक्यूरेंस एंड और एन इंसिडेंट। यानी इवेंट वो चीज़ है जो हो चुकी, या इंसिडेंट है जो किसी तरीके से, इट इज़ ट्रू दैट एवरी ट्रांजैक्शंस एन इवेंट। ये सही है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो इवेंट हो सकते हैं, बट एवरी इवेंट मस्ट नॉट बी द ट्रांजैक्शन। लेकिन ट्रांजैक्शंस जितने इवेंट है उसे ट्रांजैक्शंस नहीं मान सकते, उसे बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। दस एन इवेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ट्रांजैक्शंस। यानी इवेंट वो है जो भी आपके बिजनेस यूनिट में हुआ, चाहे वो मॉनेटरी टर्म में है या नहीं है, लेकिन जो है ट्रांजैक्शंस उसी को हम लोग मानते हैं जिसे हम लोग क्या करते हैं, बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अब आइए नंबर 3 में हम लोग देखेंगे अकाउंट। अकाउंट इज ए समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर एट वन प्लेस अंडर ए पार्टिकुलर हेड। अब इसमें देखें कि अकाउंट वो चीज़ है जिसमें हम सिमिलर यानी एक जैसे सारे ट्रांजैक्शंस को एक प्लेस पर जो है पार्टिकुलर हेड के थ्रू हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जिससे कि उससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस किए गए हैं वो हम एक एट ए ग्लांस हम उसे जो है देख सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल
कैश अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड ऑल कैश रिसीव्स एंड पेमेंट। जब हम कैश अकाउंट बनाते हैं तो कैश अकाउंट का पर्पज़ ये होता है कि कैश किससे हमने रिसीव हुआ, किस किस हेड के थ्रू रिसीव हुआ, किस किस हेड के थ्रू हमने पे किया, अब हमारे पास बैलेंस क्या है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंट्स। इसी के थ्रू हम लोग एसेट्स, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू, इन सारी चीज़ों के चाहे वो पार्टिकुलर हेड ऑफ जो है एसेट्स हो, एक्सपेंसेस हो, वो सिमिलर नेचर्स के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करके उसकी डिटेल पता करते हैं। अब आता है कैपिटल, नंबर 4। कैपिटल इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय इट्स ऑनर। अब कह रहा है कि कैपिटल किसे कहते हैं, यानी प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस, यानी जो बिजनेस का मालिक है वो खुद जो है अपना कैश या एसेट्स जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, जिसे किसी और को रिटर्न नहीं करनी है, उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। फॉर बिजनेस इट इज़ एन ऑब्लिगेशन एंड लायबिलिटीज़। और ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म के बिजनेस के लिए ये क्या है, लायबिलिटीज़ है। पे टू द ऑनर एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। और ये चीज़ जब आप बिजनेस बंद करते हैं तो उस वक्त हम उसे ऑनर को जो कैपिटल है उसे रिफंड करते हैं। अब कैपिटल किन किन चीज़ों से अफेक्टेड होता है, अगर फर्म बिजनेस में अर्निंग करती है तो वो कैपिटल को इंक्रीज़, लॉस करेगा तो उससे रिड्यूस, और अगर में भी कि कुछ वो पर्सनल यूज़ के लिए पैसे विड्रा कर ले तो वो भी कैपिटल को क्या करता है, रिड्यूस करता है। ये तो स्टार्टिंग पॉइंट में अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो एज ए कितना अमाउंट है ये क्लियरली आपको पता होता है। लेकिन जब कई साल बिजनेस रन कर लेता है तो ये फाइंड आउट करना कि एक्चुअल में मेरी कैपिटल कितनी है, तो उसे एक फार्मूले के थ्रू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। एसेट्स यानी ऑल द एसेट, जैसे कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस और कितनी बिजनेस की प्रॉपर्टी, शॉप की कीमत, उन सबको ऐड कर देंगे। और आउटसाइड लायबिलिटीज जो हमें बाहरी लोगों को पे करना, एज ए लोन कितना है, किस सप्लायर को कितना पे करना, उसको माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। कैपिटल इज क्लासिफाइड एज अंडर, ये 3 पार्ट्स में हम लोग उसे ट्रांसफ़र मतलब कि उसे डिवाइड करते हैं। पहला क्या है, फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल यानी द अमाउंट इन्वेस्ट इन एक्वायरिंग फिक्स एसेट्स इज कॉल्ड फिक्स। यानी कैपिटल का वो पार्ट जो हम अपने बिजनेस में फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि हम बिजनेस को स्मूथली रन करा सकें, स्टेबल कर सकें। उसके लिए जो प्रॉपर्टी ली जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स कैपिटल। The money is blocked in fixed assets not available to meet to the current liabilities. और amount is spent on purchase, extension और addition to the fixed assets is called क्या है, fixed capital। जैसे हमने लैंड, मशीन, व्हीकल्स, फर्नीचर, इन सब चीज़ों को ले लिया जिससे कि हमें बिजनेस को स्टेबल करने और उसे स्मूथली रन करने में हेल्प मिलती है। ये क्या कहलाती है, फिक्स कैपिटल। पॉइंट 2 है करेंट फ्लोटिंग कैपिटल। अब बिजनेस को फिक्स के अलावा और जो है बेटर जो है रन करने के लिए, देखिए, एसेट्स परचेज विद द इंटेंशन ऑफ सेल, यानी वो एसेट्स जो हमने परचेज किया जिसका मेन मोटिव क्या है कि हम उसे अपने पास नहीं रखेंगे बल्कि उसे सेल आउट कर देंगे, तो वो क्या कहलाती है, हमारी करेंट फ्लोटिंग कैपिटल। वो क्या है, सच एज स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, इन सब चीज़ों को क्या है कि हमने गुड्स लाए और उसमें प्रॉफिट ऐड करके सेल कर दिया। इसके लिए जो अमाउंट हम यूज़ करते हैं उसी को हम लोग करेंट फ्लोटिंग कैपिटल कहते हैं। वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में देखें, वर्किंग कैपिटल यानी बिजनेस को रोटेट करने के लिए उसमें शॉप का रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी देनी, स्टाफ को देना है, और बहुत सी चीज़ें जो होती हैं जो डे बाय डे उस बिजनेस के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए जो अमाउंट हम जो रखते हैं उसी को क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। द पार्ट ऑफ कैपिटल अवेलेबल विद द फर्म फॉर डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस इज नोन वर्किंग।
sufficient fund are acquired for the purchasing goods and acquiring direct indirect expenses, जिसे मैं वही कह रहा था कि आपको जो डे बाय डे के शॉप देने हैं, स्टाफ का पैसा देना है, और किसी भी गुड्स को परचेजिंग के जो एक्सपेंसेस हैं, सेल डिपार्टमेंट को जो करने हैं, वो सारे खर्चे जो है ये आपको जो किए जाने के लिए जो रखे जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं। वर्किंग कैपिटल को एक फार्मूले के थ्रू फाइंड आउट करने के लिए करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। अब ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ क्या है, इसको हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे, तब आप इसे बेटर समझ पाएंगे। नंबर 5, ड्राइंग्स। जिस तरीके से आप पीछे भी देखे हैं कि कैपिटल, ऑनर इन्वेस्ट कैश एंड स्टॉक इन द बिजनेस, तो वो आपका जब ऑनर अपना पर्सनल कैश या एसेट्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस करता है तो उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। अब वही चीज़ जो बिजनेस के कैश या स्टॉक है उसको वो पर्सनल यूज़ के लिए लेता है, जस्ट रिवर्स है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, ड्राइंग्स। विड्रॉ ऑफ मनी एंड गुड्स बाय द ऑनर फ्रॉम द बिजनेस, यही जो है मनी जो बिजनेस में उसने लगा रखा है, या कोई स्टॉक एज ए गुड्स है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले रहा है, तो वो क्या कहलाती है, ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स कैपिटल को रिड्यूस करती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर इज़ द ऑनर ऑफ द बिजनेस, ये बिजनेस का मालिक होता है। ही इन्वेस्ट हिज मनी एफर्ट एंड स्किल इन द बिजनेस, वो अपना सारा पैसा जो बिजनेस के लिए ज़रूरी है वो इन्वेस्ट करता है, वो अपने सारे एफर्ट और स्किल को बिजनेस में लगाता है, और इज़ इंटाइटल्ड टू इट्स प्रॉफिट एंड हैव टू सर्व द इट्स लॉ। और वो इस बात को जब अपने सारी चीज़ें, अपने सारे एफर्ट और स्किल को बिजनेस में लगाता है तो वो इंटाइटल टू इट्स प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट पाने का हकदार है, और अगर कोई लॉस होता है तो वो उसे सफ़र करेगा। नेक्स्ट 7 पॉइंट, लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़, ऐसे तो आपने सुना होगा कि मेरे ऊपर लायबिलिटी है, यानी हमारे ऊपर एक बर्डन है जो दूसरे को मुझे देना है, तो वही चीज़ है ये। आप देखें कि लायबिलिटीज़ द अमाउंट पेबल टू आउटसाइडर इज कॉल्ड लायबिलिटीज़, यानी हमें जो दूसरे लोगों को पे करना है उसे क्या कहते हैं, लायबिलिटीज़। एक्सेप्टिंग द अमाउंट ओन टू द प्रोप्राइटर, जो ऑनर को देना है वो जो है इंटरनल माना जाता है, उसको छोड़ के, यानी आउटसाइडर को। इट्स कैन बी एक्सप्रेस एज, इसको अब फार्मूले के थ्रू क्या है कि लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। एक एग्जाम्पल के थ्रू आप बेटर समझ सकते हैं कि आपके पास एसेट्स के तौर पे कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, बिल्डिंग, मशीन और बाइक्स वगैरह मान लीजिए 20 लाख के हैं। अब आपको 20 लाख जो है वो आपके सिर्फ कितनी कैपिटल लगा के बने हैं, 15 लाख। तो ये बताइए 20 लाख की एसेट्स आपकी सिर्फ 15 लाख कैपिटल से पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि 5 लाख में भी कि हमने लोगों से एज ए लोन ले रखा है। तो एसेट्स में से आप कैपिटल को माइनस कर दें, यानी 20 में से 15 लाख, तो 5 लाख एज ए क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज़। अब इस लायबिलिटीज़ को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंटरनल लायबिलिटीज़ एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। इंटरनल लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ जो मुझे बिजनेस के ऑनर को वापस करना है, रिटर्न करना है, वो आपकी क्या कहलाती है, इंटरनल। एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ वो अमाउंट है जो विच आर बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे टू द आउटसाइडर, बाहरी लोगों को देना है। जैसे गुड्स हमने क्रेडिट परचेज कर लिया है, कोई वर्क करा लिया, एक्सपेंसेस उसका पेमेंट नहीं दिया, और अगर हमने एज ए लोन लिया उसका जो ड्यू है पेमेंट करना, ये सब हमारे क्या माने जाएंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटी। इसके अलावा देखें, लायबिलिटीज़ में बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। इसके अलावा भी उसे 3 पार्ट में हम लोग कर सकते हैं। वो क्या है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ और कॉन्टीजेंसी लायबिलिटीज़। अब आप देखें, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ जिसका पेमेंट
मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, यानी मोस्टली अकाउंटिंग ईयर 12 मंथ की होती है, उसके बाद तक उसका पेमेंट ड्यू हो पेमेंट करना, तो वो क्या कहलाती है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, जिसमें मोस्टली लोन है, लोन आप लेते हैं 5-10 साल बाद ही पे करते हो। और मॉर्टगेज लोन मीन्स क्या होता है कि आपने किसी जो है बिल्डिंग की प्रॉपर्टी एज ए जो है मॉर्टगेज करके उसे रख कर आपने लोन ले रखा है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ विच लायबिलिटीज़ पेमेंट गिवन इन 1 अकाउंटिंग ईयर, तो उसे 1 अकाउंटिंग ईयर के थ्रू आप देंगे। तो लायबिलिटीज़ पेबल विद इन ए शॉर्ट पीरियड या विद इन 1 ईयर, वो क्या कहलाती है? शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़, यानी वो चीज़ें जो आपने लिया और मे बी 1 वीक, 1 मंथ, 2 मंथ के अंदर आप उसे क्या पे आउट करते हैं, तो ये आपकी क्या कहलाती है? शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। मोस्टली उसमें क्रेडिटर्स, जैसे आपने क्रेडिट परचेज़ किया सप्लायर से और आपने 1 मंथ के बाद उसे पे कर दिया। बैंक से एक्सेस मनी विड्रा कर ली, जिसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं, और उस ओवरड्राफ्ट मनी को कुछ दिन बाद आपने क्या है फर्म को रिफ़ंड कर दिया, तो ये सारी चीज़ें कहलाती हैं आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। थर्ड होता है कॉन्टीजेंसी लायबिलिटीज़। कहने के लिए तो लायबिलिटीज़ है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि ये आपके लिए लायबिलिटीज़ है। इसको इस तरीके से समझें, देयर आर नॉट रियल लायबिलिटीज़, फ्यूचर इवेंट्स कैन ओनली डिसाइड वेदर इट इज़ एक्चुअली ए लायबिलिटीज़ और नॉट। यानी ये अभी तो लग रहा है, ये जो है सही मानों में आपकी लायबिलिटीज़ नहीं होती है, लेकिन ये मे बी कि फ्यूचर में ये डिसाइड हो कि ये आपकी लायबिलिटी है या नहीं। उसकी वजह क्या है कि ड्यू टू देयर अनसर्टेनली दीज लायबिलिटीज़ आर टर्म एज कॉन्टीजेंसी, यानी हम शक के बिना पर उसे लायबिलिटी मानते हैं कि हो सकता है कि फ्यूचर में हमें इसका पेमेंट करना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है केस पेंडिंग इन कोर्ट ऑफ लॉ, कि अगर किसी कस्टमर ने, किसी पार्टी ने हमारे पर क्लेम कर दिया है और कोर्ट में कि हमें इतना अमाउंट इनसे लेना है, लेकिन ये प्रूफ नहीं हुआ है कि हाँ मुझे ये पेमेंट देनी है, तो वो हमारे लिए क्या कहलाती है? कॉन्टीजेंसी लायबिलिटीज़। गारंटीज़ अंडरटेकन, हम कोई चीज़ जब सेल करते हैं तो उसे गारंटी प्रोवाइड करते हैं कि विद इन 1 ईयर अगर कोई आपके उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी रिपेयरिंग या उसकी रिप्लेसमेंट हम आपको करेंगे, लेकिन ये उस ड्यूरेशन